नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज में आप सभी का। दिन भर की खबरों को हम समेट कर हाजिर हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। झारखंड चुनाव को लेकर एनडीए की सीट शेयरिंग फाइनल। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे के उलझे गणित ने बढ़ाया सियासी पारा। मुख्यमंत्री पद संभालते ही नायब सिंह सैनी ने लिए बड़े फैसले। हरियाणा के सभी अस्पतालों में मुफ्त में होगी डायलिसिस। किसान कल्याण के लिए फिर से दोहराई प्रतिबद्धता। दिल्ली में खतरनाक हुआ प्रदूषण का स्तर। यमुना में जहरीले झाग और खतरनाक AQI को लेकर भाजपा हमलावर। आम आदमी पार्टी सरकार पर राजधानी को गैस चैम्बर बनाने का लगाया आरोप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अफ्रीकी देश मलावी दौरे का दूसरा दिन। दोनों देशों के बीच 4 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर। और बेंगलुरु टेस्ट की दूसरी पारी में भारत की ओर से कोहली, रोहित और सरफराज ने जमाए अर्धशतक। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 3 विकेट पर बनाए 231 रन। न्यूजीलैंड से अभी भी 125 रन पीछे। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। हरियाणा में नई सरकार शपथ लेने के बाद से ही एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यभार ग्रहण करते ही कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में क्रॉनिक किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस सुविधा देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने किसान की फसलों की खरीद के लिए भी कई बड़े फैसले लिए। नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद से मुख्यमंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालते ही नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए। बैठक में राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में क्रोनिक किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस सेवा की सुविधा मिलेगी। साथ ही भविष्य में सभी मेडिकल कॉलेज में भी मुफ्त डायलिसिस सुविधा प्रदान की जाएगी। देश में जो किडनी के पेशेंट हैं, जो हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर भी ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार आएगी और हम जो किडनी के पेशेंट हैं उनका इलाज हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में होगा। कैबिनेट के दूसरे अहम फैसलों में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसानों की फसलों की खरीद को लेकर फैसला लिया। सरकार धान की खरीद करेगी। अन्नदाता की फसल MSP के ऊपर खरीदने का काम सरकार करेगी। हमने ये कहा है कि 17% से नमी धान के हर दाने को खरीदने का काम MSP के ऊपर हमारी सरकार कर रही है। नायब सिंह सैनी ने बताया कि 17 अक्टूबर तक हरियाणा की मंडियों में कुल 27,45,328 मीट्रिक टन धान की आवक हुई है। हमने 23,21,682 मीट्रिक टन धान की खरीद MSP पर की है। अब तक 11,50,673 मीट्रिक टन का उठान भी हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने युवाओं महिलाओं के सम्मान को अपना कर्तव्य बताया। उनका कहना है कि गरीब व्यक्ति के द्वारा हमारी सरकार चुनी गई है। किसान हमारे लिए सम्मानित है, हमारा युवा हमारे लिए सम्मानित है, हमारे प्रदेश की नारी हमारे लिए सम्मानित है, हमारे प्रदेश का जो गरीब व्यक्ति है उसका सम्मान करना हमारी सरकार का दायित्व है। मुझे खुशी है कि ये सरकार को जो चुना है ये गरीब व्यक्ति के द्वारा चुनी गई सरकार है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने गरीबों के लिए कई अभूतपूर्व काम किए, लेकिन कांग्रेस ने किसानों में भ्रम फैलाया, साथ ही युवाओं खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया। कहीं न कहीं युवाओं को अविश्वास में धकेलने का काम कांग्रेस ने किया। हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों को भी यूज किया। जो हमारे खिलाड़ी हैं हमारे गौरव हैं, हरियाणा प्रदेश का गौरव है, जो इस देश का भी गौरव है, जो इस देश को सम्मान दिलाने का काम करते हैं।
कांग्रेस ने उन खिलाड़ियों को भी यूज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और झारखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। झारखंड में शुक्रवार को पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया भी आरंभ हो गई। इस बीच विभिन्न गठबंधन भी सीटों पर सहमति बनाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। झारखंड में एनडीए के घटक दलों बीजेपी, आजसू, जेडीयू और एलजेपी रामविलास पासवान से सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है। महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ चुकी है। हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद एनडीए अब महाराष्ट्र और झारखंड में विजय अभियान को गति देने में लगी है। झारखंड में एनडीए के बीच सीट बंटवारे को लेकर बनी सहमति के बाद बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2 और एलजेपी रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। एनडीए के सभी दल इस सीट शेयरिंग फॉर्मूले को सटीक मानते हुए शानदार प्रदर्शन की उम्मीद जता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जनता दल यू और एलजेपी झारखंड में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आपस में चर्चा हमारी पूरी हो चुकी है। सीट शेयरिंग पर भी सहमति है। जल्दी हमारे उम्मीदवार घोषित होंगे। चुनाव के अभियान में हम कूदेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में झारखंड में एनडीए का सरकार बनेगा। गठबंधन का स्वरूप सबका सामने आ चुका है और हम लोग गठबंधन का हिसाब से ही चुनाव लड़ूंगा। 365 दिन पार्टी लगातार काम करती है, जनता के बीच में रहती है। अगर आप देखें पार्टी के कार्यक्रमों को तो हम नहीं समझते कोई पॉलिटिकल पार्टी इतना काम करती है। क्योंकि कई मुद्दे हैं जो राज्य सरकार या अकेले राज्य सरकार से संभव नहीं है, तो भारत सरकार के साथ मिलकर भी हम इन चीज़ों का निराकरण चाहेंगे और राज्य की तरक्की में झारखंड एक बड़ा हिस्सा बने, ये तैयारी हमारी रहेगी। वहीं झारखंड में जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का पेच अभी भी फंसा हुआ है। 3 राउंड हमारे आपस में बातचीत हुई। कल लेट नाइट तक या परसों सुबह हमारा जो भी भागीदारी होगा वो क्लियर होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई। उम्मीदवार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से नामांकन कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और महाराष्ट्र में सीटों को लेकर जहां महायुद्ध का सीट बंटवारा अंतिम चरण में है, तो वहीं एमवीए में रार थमती नजर नहीं आ रही है। अब तो सपा भी 12 सीटों की मांग के साथ सामने आ गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के महाराष्ट्र दौरे से राजनीतिक पारा भी बढ़ गया। महाराष्ट्र की बात करें तो महायुति सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देने में जुटी है। इस सब के बीच शिंदे शिवसेना गुट का दावा है कि महाअघाड़ी गठबंधन सरकार बनाने का सपना ही रह जाएगा। राज्य को पीछे लेके जाने का काम इतने सालों तक 2-2.5 साल में इन्होंने किया है। तो आने वाले समय में जब जनता पूरे विश्वास से महायुति की सरकार पूरे 5 साल के लिए लाएगी तो इससे और अच्छा काम हम लोग कर पाएंगे। उधर सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी ने 288 में से 260 सीटों पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो तय कर लिया है, लेकिन 28 सीटों पर सहमति बनना अभी भी बाकी है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव के महाराष्ट्र दौरे ने राजनीतिक पारा बढ़ाने का काम किया है। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत के सीटों की गुत्थी सुलझाने के लिए सीधे राहुल गांधी से बात करने के बयान के बाद गठबंधन में दरार की खबरें मुखर होती नजर आ रही हैं। वहीं मामले पर कांग्रेस का ढुलमुल रवैया भी एमवीए में सीटों को लेकर आपसी उलझन को बयां कर रहा है। मैं राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा और जो रुका हुआ फैसला है सीट शेयरिंग के बारे में, उसको गति मिलनी चाहिए, उसके बारे में हम उनसे आज बात करेंगे। कोई विवाद नहीं है। हाँ, संवाद होता रहता है। कई बार होता है कि ये सीट उनको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, किसी और को भी चाहिए, फिर उसमें बातचीत होती है और बातचीत से रास्ता निकलता है, अभी भी निकल रहा है। वहीं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजान में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 22-23 अक्टूबर को रूस का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ग्रुप मेंबर्स के नेताओं और अन्य आमंत्रितों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। प्रधानमंत्री ये यात्रा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर कर रहे हैं। यह आयोजन नेताओं को प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। यह इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी रूस यात्रा है।
ग्रुप के 9 सदस्यों तक विस्तार होने के बाद यह पहला शिखर सम्मेलन है। मिस्र, ईरान, इथियोपिया और यूएई इस साल दक्षिण अफ्रीका में 2023 समिट में सदस्यता की पेशकश के बाद ग्रुप में शामिल हुए थे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 24 देशों के नेता और कुल 32 देशों के प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेंगे, जिससे ये रूस में अब तक का सबसे बड़ा विदेश नीति का कार्यक्रम बन जाएगा। मुख्य ब्रिक्स मीटिंग के अलावा ब्रिक्स प्लस फॉर्मेट में ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ मिलकर विश्व के भविष्य का निर्माण इस विषय पर बैठकें करेंगे। इसमें एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व और लैटिन अमेरिका के प्रतिनिधि देश शामिल होंगे। और बिहार के आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की टीम ने शुक्रवार को राजीव हंस को पटना स्थित उनके सरकारी आवास और पूर्व विधायक गुलाब यादव को दिल्ली में उनके एक रिजॉर्ट से गिरफ्तार किया। ईडी की टीम मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर संजीव हंस के अलग अलग ठिकानों पर बुधवार को छापेमारी की थी। संजीव हंस के दिल्ली के ठिकानों पर ईडी की टीम ने तलाशी भी ली थी। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ रहे हैं पटना से अपने संवाददाता मधुरेश से। मधुरेश, जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है ईडी के निशाने पर बड़े लंबे समय से ये दोनों लोग रहे, गुलाब यादव के साथ साथ अगर देखें तो आईएएस अधिकारी संजीव हंस, बिल्कुल क्या क्या वहां से बरामद हुआ उसमें जो रेड पड़ी, और क्या कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन आधार पर गिरफ्तारी हुई? देखिए अश्विनी, ये लगभग 2-3 महीने से ही ये जो पूरी जांच की प्रक्रिया है वो बिल्कुल गहन तरीके से चल रही थी, और ये पहली बार है जब संजीव हंस के ऊपर में ईडी कार्रवाई हुई है, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस को लेकर के। हालांकि इससे पहले लगभग 1 महीने पहले उनके परिवार और रिश्तेदार के यहाँ पर दबिश दी थी ईडी ने, और जिसके बाद कई जो डॉक्यूमेंट्स थे वो बरामद हुए, जिसमें संजीव हंस के यहाँ से एक मोहाली के आईटी सिटी में 500 गज के कॉमर्शियल प्लॉट का भी बेनामी संपत्ति प्राप्त हुआ, और इसके अलावा कसौली में 4 विला जिसकी कीमत 92 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही थी, वो उसके भी कागजात मिले। इसके बाद में भी और कई डॉक्यूमेंट्स मिले जिससे उनके बेनामी संपत्ति होने का पता चला। ऐसे ही जो संपत्ति थी वो गुलाब यादव के बारे में भी पता चली थी, और गुलाब यादव और संजीव हंस की पत्नी का कुछ जॉइंट वेंचर भी है। ये भी इस बार जो जांच प्रक्रिया में ये बात सामने आई, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं जो संजीव हंस थे वो सीधे रूप से ईडी के रडार पे सामने आ गए, और ये पहली बार था जब आज ईडी ने सीधे उनके ऊपर में रेड किया, और रेड करने के बाद अभी क्या वहां से बरामदगी हुई इसकी जानकारी अभी ईडी के द्वारा नहीं दी गई है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि ईडी ने कर दी है, और इस मामले में अभी तक जो भी सबूत मिले हैं उसको लेकर के ईडी आधार बना करके आज सुबह से ही उनके सरकारी आवास और भी कई ठिकानों पर एक साथ रेड कर रही थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। मधुरेश, अगर देखें तो संजीव हंस ऊर्जा विभाग में प्रधान सचिव भी रह चुके हैं, बिहार के स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के सीएमडी भी रह चुके हैं। जब जुलाई और सितंबर में इन पर ईडी की छापेमारी हुई, खैर इन्हें अटैच कर दिया गया दूसरे विभागों में। कहा जाता है कि बड़े व्यापक पैमाने पर धांधली आईएएस अधिकारी और साथ ही साथ इस पूर्व विधायक ने की है। इसके पहले जो कार्रवाइयाँ हुई उनमें बहुत सारे ऐसे डिजिटल साक्ष्य भी मिले, बहुत सारे नकदी आभूषण और ऐसे डिजिटल और डॉक्यूमेंट भी मिले थे, जिसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई होगी। हाँ, निश्चित रूप से एक इनके पास से काफी ज्यादा संपत्ति बरामद हुई थी, कैश भी बरामद हुआ था, गहने भी बरामद हुए थे, जिसे लेकर के ईडी ने उनकी पत्नी और रिश्तेदार से पूछताछ की थी। लेकिन उस वक्त भी संजीव हंस से पूछताछ नहीं की गई थी। जो सीधी पूछताछ थी वो उनकी पत्नी और रिश्तेदार से की गई थी। ये पहली बार है जो लोग जब ईडी ने उनसे पूछताछ की और उसके बाद गिरफ्तारी उनकी की गई है। एक इस पूरे जो जांच क्रम थे उसमें एक पता चला कि जमीन एक पंचकुला में एक प्रॉपर्टी डीलर जितेंद्र कुमार सांगरी के माध्यम से कमलकांत गुप्ता के नाम से 31 अगस्त 2020 को लगभग 90 लाख रुपए की एक प्लॉट खरीदी गई थी, और जो पूरी जांच प्रक्रिया है वो एक्चुअली में यहीं से शुरू हुई, और यहीं से पता चला कि वो किस तरीके से वो किसकी प्रॉपर्टी है, कहाँ खरीदी गई,
और यही आधार बना करके ईडी ने पूरी जांच प्रक्रिया की। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जो जब वो ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव रहे तो उस दौरान कुछ बिजली कंपनियों के द्वारा भी फेवरिंग के एवज में उन्होंने कुछ महंगे गिफ्ट भी लिए थे। हालांकि इसके बारे में अभी पुख्ते तौर पर ईडी ने भी बताया नहीं है कि क्या गिफ्ट थे, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके अनुसार कुछ महंगी कार, कुछ महंगी बड़े कैश और बड़े अमाउंट के कैश और इसके साथ ही ज्वेलरी वगैरह की भी जो बरामदगी उनके घर से हुई थी वो कंपनियों के द्वारा गिफ्ट किया गया था। तो ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आज संजीव हंस पे बड़ी कार्रवाई हुई है और साथ ही जो गुलाब यादव है उन पर जो कार्रवाई हुई है, तो कहीं ना कहीं ये जो है ये तो इनकी काली कमाई है, उसको आधार बना करके ही निश्चित रूप से कार्रवाई की। जी, तो ईडी ने अब गिरफ्तार किया है गुलाब यादव और संजीव हंस को, और ये बेहद विवादित भी रहे। इससे पहले रेप के मामले के भी आरोप इन पर लगे थे। तो अब ईडी ने निर्णायक कार्रवाई करते हुए आय से अधिक संपत्ति मामले में इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक की वजह से विवादों में घिर गए हैं। कर्नाटक भाजपा ने आरोप लगाया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के सोशल मीडिया का प्रबंधन विदेशी संचालकों द्वारा किया जाता है। कर्नाटक भाजपा ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से वेरीफाइड फेसबुक पेज के स्क्रीनशॉट को साझा करते हुए लिखा, वक्फ भूमि हड़पने के लिए चर्चा में रहे मल्लिकार्जुन खड़गे का सोशल मीडिया अब विदेशी हैंडल से संचालित हो रहा है। हम कांग्रेस की विभाजनकारी जाति आधारित राजनीति के पीछे विदेशी प्रभाव के बारे में चेतावनी देते रहे हैं और ये इसकी पुष्टि करता है। क्यों खड़गे जी, अपने लोगों के बजाय विदेशी लोगों पर इतना भरोसा क्यों? भारत ने आपको इतना कुछ दिया है, उसके बाद यह विश्वासघात क्यों? हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र और कर्नाटक के इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री प्रियांक खड़गे ने इन आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि यह पेज फर्जी है और उन्होंने फेसबुक से इसे हटाने का भी अनुरोध किया है। उन्होंने अपने नाम से फेसबुक पर सत्यापित पेज का हवाला देते हुए यह आरोप लगाया। हालांकि उनके बेटे ने इस आरोप का खंडन किया है। बाल विवाह निषेध अधिनियम को सही तरीके से लागू न करने के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि बाल विवाह रोकने के लिए हमें अवेयरनेस की जरूरत है, सिर्फ सजा के प्रावधान कर देने से कुछ नहीं होगा। कोर्ट को दी गई जानकारी के मुताबिक बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 को 21 दिसंबर 2021 को संसद में पेश किया गया था। विधेयक को शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी विभाग संबंधी स्थायी समिति को जांच के लिए भेजा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल दंड से बाल विवाह को नहीं रोका जा सकता, इसके लिए व्यापक जागरूकता कार्यक्रम और पीड़ितों के पुनर्वास पर ध्यान देने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए। राज्य सरकार निगरानी के लिए जिला स्तर पर चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर नियुक्त करे। सीएमपीओ के साथ ही साथ कलेक्टर और एसपी भी इसकी जिम्मेदारी लें। पुलिस की यूनिट, स्पेशल यूनिट बनाई जाए। बाल विवाह निषेध के लिए विशेष यूनिट स्थापित हो। मजिस्ट्रेट को स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का अधिकार दिया जाए। बाल विवाह के मामलों के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जाएं। लापरवाह सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। सामुदायिक प्रयासों को बढ़ावा दिए जाए। स्कूलों, धार्मिक स्थलों और पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। जिन समुदायों में बाल विवाह की कुप्रथा है उनके लिए खास जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन हो। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को गाइडलाइंस लागू करने का निर्देश दिया है। भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के नागरिकता कानून की धारा 6A की संवैधानिक वैधता पर सुनाए गए फैसले के बाद अब कांग्रेस को घेरने का काम किया है। दरअसल कल सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी। अमित मालवीय ने कांग्रेस को घेरते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इंडी गठबंधन ने CAA को निरस्त करने और असम में NRC को रोकने का वादा किया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने उनके सभी दावों को अमान्य कर दिया है। यूपीए सरकार ने भी देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों की मौजूदगी को स्वीकार किया था, लेकिन कुछ नहीं किया। 2004 में तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने संसद में भारत में 12 मिलियन अवैध बांग्लादेशी होने के विषय में बताया था। यह संख्या अब अनुमानित तौर पर 2 करोड़ है, जो 2004 में यूपीए सरकार द्वारा दिए गए पिछले अनुमान से 67% अधिक है।
बहराइच सांप्रदायिक हिंसा मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों को कोर्ट ने शुक्रवार को 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। शुक्रवार पुलिस ने 5 आरोपियों को सुरक्षा कारणों की वजह से अपर जिला जज पूनम पाठक के आवास पर ही पेश किया गया। इस दौरान आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और इसके बाद कोर्ट ने आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मलावी के दौरे पर हैं। इस अवसर पर विदेश मंत्रालय ने बताया कि मलावी और भारत के बीच 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें खेल सहयोग, युवा मामले, कला, संस्कृति और जेनरिक दवाओं से जुड़े मामले हैं। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मलावी में कृत्रिम अंग केंद्र की स्थापना की भी घोषणा की। Both the leaders witnessed the signing and exchanging of 4 memorandums of understanding in the fields of art and culture, cooperation on youth matters, sports cooperation, and pharmacopoeial cooperation. The one on pharmacopoeial cooperation will ensure better scope for development of generic medicines and availability of affordable medicines in Malawi. As a humanitarian initiative, the Honorable President of India also announced the setting up of a permanent artificial limb replacement center for the people of Malawi. विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के प्रमुखों ने द्विपक्षीय संबंधों और आर्थिक विकास सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही राष्ट्रपति मुर्मू ने कृषि, खनन, ऊर्जा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के लिए अपार संभावनाएं व्यक्त की। The Honorable President of India observed that there was immense scope for enhancing cooperation between India and Malawi in several fields, including agriculture, mining, energy, and tourism. She expressed the belief that this roundtable would prove to be an important milestone in developing trade and economic cooperation between the two countries. Both leaders agreed to enhance cooperation in the areas of capacity building, economic engagement, development partnership, and people-to-people exchanges. प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी आज फाइलों का निरीक्षण करने के लिए मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यालय पहुंचे। 2 दिन तक ईडी अधिकारी फाइलों की समीक्षा करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहवा कृष्णा ने शिकायत की थी कि मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती ने 50-50 अनुपात योजना के तहत 14 भूखंडों को अवैध रूप से हासिल किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा कि भाजपा हमेशा से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाती रही है। Especially in the Moda issue, when Chief Minister's family itself is involved, BJP had taken it very seriously. In fact, BJP and JDS had organized Padayatra against this corruption scandal. Subsequent to High Court order, subsequent to MP-MLA Special Court order, Chief Minister of Karnataka is in deep trouble. Now law has taken its own course. Enforcement Directorate has also intervened now, and it's quite natural when Lokayukt police have registered. It's quite natural for Enforcement Directorate to look into the matter. Hence, they have raided the premises of Moda. और मौसम के बदलते तेवर के बीच दिल्ली वासी एक बार फिर वायु प्रदूषण की समस्या से घिरते नजर आ रहे हैं। आज ही प्रदूषण में दिल्ली के कई स्थानों पर AQI 300 के स्तर को पार कर गया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 13 हॉटस्पॉट पर विशेष अभियान चलाने के लिए आपात बैठक बुलाई। हवा में धूल कणों को कम करने के लिए मोबाइल एंटी स्मॉग गन को भी तैनात करने की बात कही। वहीं प्रदूषण के मुद्दे पर भाजपा लगातार दिल्ली सरकार पर हमलावर है। वहीं हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि जो भी किसान पराली जलाएगा उस पर FIR दर्ज होगी। सर्दी के आहट के साथ ही राजधानी में फिजा बदलने लगी है। इन दिनों दिल्ली वासी प्रदूषण की दोहरी मार झेलने को मजबूर है। एक तरफ जहां यमुना में पानी से ज्यादा झाग देखने को मिल रहा है, जो नदी की गंभीर हालत को दर्शाता है और आगामी छठ त्योहार से पहले चिंताजनक स्थिति का संकेत है, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी में वायु की गुणवत्ता दम घोटू स्तर पर पहुंच गई है। शुक्रवार को दिल्ली का औसत AQI 293 मापा गया, जो खराब श्रेणी में आता है। राजधानी के कई क्षेत्रों में AQI का स्तर 300 के पार पहुंच गया, लेकिन सत्ता में बैठी दिल्ली सरकार को अब याद आ रहा है कि वायु गुणवत्ता को ठीक करने के लिए कुछ करना चाहिए। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री
गोपाल राय का कहना है कि सरकार ने प्रदूषण से त्रस्त 13 इलाकों को चिन्हित कर एक समिति का गठन कर दिया है। दिल्ली के अंदर जितने हॉट स्पॉट्स हैं उनके कार्य योजना को बनाने और संचालन करने के लिए एमसीडी के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको हॉट स्पॉट्स का इंचार्ज बनाया गया है। वो उनको हेड करेंगे। उनकी अध्यक्षता में, उनके निर्देशन में ये पूरा हॉट स्पॉट्स का जो है ऑपरेशन जो है वो चलाया जाएगा। वहीं दिल्ली में लगातार जहरीली होती जा रही हवा को लेकर भाजपा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी किसी भी समस्या को गंभीरता से नहीं लेती है। उधर वायु प्रदूषण के खिलाफ विरोध जताने के लिए शहजाद पूनावाला गैस मास्क पहनकर स्मोक टावर पहुंचे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के कारण आज दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। आज दिल्ली की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि दिल्ली गैस चेंबर बन चुका है और गैस चेंबर आम आदमी पार्टी की जहरीली दोषारोपण की राजनीति की वजह से। आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाएंगे। आज यमुना की भी स्थिति देखो और दिल्ली गैस चेंबर बनी है। AQI लगातार गिरता जा रहा है। और क्या करते हैं आम आदमी पार्टी? दिवाली के फटाकों पर बैन, हिंदू त्योहारों पर तो प्रतिबंध लगा देती है, पर यहाँ पर देखिए ये स्मोक टावर जिस पर 23 करोड़ खर्च हुआ था, उस स्मोक टावर पर ताला लगा है। दिल्ली में अक्सर इस मौसम में पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के कारण वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो जाती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदूषण पर सख्त रवैया अपनाते हुए पराली जलाने वालों पर कार्रवाई न करने पर हरियाणा और पंजाब सरकार को फटकार लगाई। एक नजर AQI पर डाले तो पाएंगे कि शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक इंडिया गेट पर 270, आनंद विहार में 339, द्वारका में 324, अक्षरधाम में 293, वजीरपुर में 379, शादीपुर में 337 और रोहिणी में 362 तक पहुंच गया। वहीं नई सरकार के गठन के साथ ही हरियाणा सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि जो भी किसान पराली जलाएगा उस पर FIR दर्ज होगी और सरकार 2 साल तक उस किसान की फसल नहीं खरीदेगी। ऐसे किसानों को राज्य सरकार के वेब पोर्टल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रेड मार्क कर दिया जाएगा। अभी दिवाली और दिसंबर दूर है, लेकिन दिल्ली सरकार की कुव्यवस्था और AQI से स्पष्ट है कि दिल्ली इस बार भी गैस चैम्बर बनने की कगार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और बिहार के सीवान में जहरीले पेय पदार्थ से मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। आज सुबह 9 बजे सीवान जिला प्रशासन ने 28 लोगों की मौत की पुष्टि की। कंफर्म किया कि जहरीले पदार्थ से 28 लोगों की मौत हुई है। मृतकों का पोस्टमार्टम किया गया। इनके अलावा 8 लोग अभी भी सदर अस्पताल में भर्ती हैं। बात अगर कार्रवाई की करें तो 8 नामजद लोगों में से 3 को गिरफ्तार किया गया है। जहरीली शराब के खिलाफ अभियान के तहत कुल 37 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इस दौरान पुलिस को हजारों लीटर शराब मिली है, जिसे नष्ट कर दिया गया है। पुलिस और उत्पाद विभाग की विशेष टीमों ने छापामारी की और विशेष छापेमारी में गरियाकोठी थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 3000 लीटर देसी अर्धनिर्मित शराब नष्ट की गई। जांच में सामने आया कि सीवान और सारण जिले में जिस जहरीले पेय पदार्थ के पीने से लोगों की मौत हुई है, उसमें मिथाइल अल्कोहल और इंडस्ट्रियल स्पिरिट की मात्रा ज़्यादा थी। घटनास्थल से बरामद बोतल की उत्पाद विभाग ने लैब में जांच की और जांच में मिथाइल अल्कोहल की मात्रा 80% तक पाई गई। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वार्षिक प्लीनरी सत्र को संबोधित किया। इस मौके पर पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा प्रयास रहा है कि देश के हर नागरिक को बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी समेत सभी मूलभूत सुविधाएं मिलें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ भारतवासियों को सशक्त बनाने का प्रयास किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले 3 साल में भारत 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। We all recognize that inclusiveness is also going to define the success story of India. How inclusive we are in our various initiatives
to involve 140 crore Indians. Prime Minister Modi in the last 10 years has made a very honest and determined effort, a very sincere effort to ensure that every child born in India are assured of the basic needs that each one of us has: food, clothing, shelter, electricity, all the utilities that one needs, water, electricity, digital connectivity, health, education. राजस्थान की राजधानी जयपुर के करड़ी विहार थाना इलाके में शरद पूर्णिमा पर आरएसएस द्वारा आयोजित खीर वितरण कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने चाकूबाजी की। इस घटना में 6 लोग घायल हो गए, जिनका एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में गुरुवार रात को आरएसएस की ओर से करणी विहार थाने इलाके में मनाए जा रहे शरद पूर्णिमा उत्सव में भारी बवाल मच गया। शरद पूर्णिमा के अवसर पर करणी विहार में खीर बांटे जाने का कार्यक्रम रखा हुआ था। इस दौरान चाकू और डंडे लिए कुछ लोगों ने संघ कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया, जिसमें करीब 6 कार्यकर्ता घायल हो गए। घायलों का जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक्शन लेकर आरोपी नसीब चौधरी और उसके एक बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। मंदिर परिसर में जागरण और प्रसाद बांटने का कार्यक्रम चल रहा था। उस मंदिर के बगल में ही एक परिवार रहता है जिसमें कि नसीब चौधरी नाम का व्यक्ति है, जिसका पीछे कुछ क्राइम रिकॉर्ड भी है। उस व्यक्ति के द्वारा वो और उसका लड़का दोनों वहां पर आए और उन्होंने चाकू और लाठियों से उन पर हमला कर दिया, जिसमें कि 6 लोग घायल हो गए और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया और इन दोनों व्यक्तियों को रात में ही अरेस्ट कर लिया गया। वहीं राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया। इसके अलावा राज्य के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिंवसर और भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी घायलों से मिले। गजेंद्र सिंह खिंवसर ने बताया कि सभी घायल ठीक हैं और फिलहाल खतरे से बाहर हैं। उपचार सही हो रहा है, वेल लुक आफ्टर कर रहे हैं और आशा है कि अगले 24 और 48 घंटे के बीच में करीब सब लोगों को घर भेज दिया जाए। ये लॉ और डिसऑर्डर का ये होम डिपार्टमेंट का इशू है, हमारा तो क्या हॉस्पिटल का है। ये खुशी है कि मतलब एक तो इनका कोई ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ, नंबर 1, नंबर 2 सब अभी स्वस्थ है। इस बीच घायल हुए आरएसएस कार्यकर्ताओं ने बताया कि नसीब चौधरी अपने बेटे के साथ मंदिर में पहुंचा और कार्यक्रम को बंद करने के लिए धमकाने लगा, जिसके बाद उसने चाकू और डंडे से हमला कर दिया। बिना किसी माइक के, बिना किसी ढोलक पेटी बजे के, वैसे साधारण रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। उधर खीर बन रही थी। अचानक से दोनों बाप बेटे आए, हाथ में हथियार वो चाकू वगैरह थे। आते ही सबसे पहले खीर फैला दी, उसको पूरी ठोकर मार के फैला दिया खीर को। जब हमने पूछने की कोशिश की भाई क्या दिक्कत आ रही है, तो वो हमारे पे चाकू से वार कर दिया। पहले लात मार के हमारी खीर उसने फैला दी और उसके बाद में जब हम गए उनके पास में कि भाई ऐसा क्यों किया, फिर तो कुछ नहीं देखा उन्होंने हाथ में उनके पिताजी ने कुछ चाकू टाइप जो होते हैं तो वो पहन रखे थे। हमको अंधेरे में दिखा नहीं इतना, और जो नज़दीक गया उसके चाकू मारते गए। गौरतलब है कि जागरण सत्संग और खीर वितरण के कार्यक्रम के दौरान ये घटना हुई थी। स्वयंसेवकों का उपचार एसएमएस हॉस्पिटल में चल रहा है, जहां चिकित्सकों के मुताबिक उनकी स्थिति अब पहले से बेहतर बताई जा रही है। दूसरी तरफ पुलिस ने 2 आरोपियों को फिलहाल हिरासत में लिया है। मामले की जांच की जा रही है। शहर में शांति बरतने की अपील पुलिस ने की है। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधिच, डीडी न्यूज, जयपुर। राजस्थान में अवैध रेत खनन से संबंधित मामले में सीबीआई ने 10 स्थानों पर तलाशी ली है। सीबीआई ने जयपुर, टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा के 10 अलग अलग स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों के आवासीय और आधिकारिक परिसरों पर तलाशी ली। इस तलाशी में आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के 16 अप्रैल के आदेश के बाद सीबीआई ने राजस्थान में अवैध रेत खनन के आरोपों पर 26 अप्रैल को एक मामला फिर से दर्ज किया था। इसके बाद सीबीआई ने आईपीसी की धारा 379 और एमएमडीआर अधिनियम की धारा 21(4) के तहत पहले से दर्ज मामले में जांच को अपने हाथ में ले लिया। इस मामले में एक निजी व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाया गया था। आरोपी को 24 अक्टूबर को बिना किसी वैध पास के वाहन में 40 मीट्रिक टन रेत ले जाते समय गिरफ्तार किया गया था।
संबंधित वाहन के मालिक को भी राज्य पुलिस ने 22 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल मामले में जांच जारी है। प्रवर्तन निदेशालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के स्वामित्व और नियंत्रण वाली 35 करोड़ से अधिक 19 संपत्तियों को जब्त किया है। ये संपत्तियां विभिन्न ट्रस्टों, कंपनियों और व्यक्तियों के नाम पर थीं। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की है। एजेंसी ने 16 अक्टूबर को इन संपत्तियों को जब्त किया। ईडी ने इससे पहले अप्रैल में पीएफआई की 21 करोड़ से अधिक 16 अचल संपत्तियों को भी जब्त किया था। ईडी ने इस साल अब तक कुल 56 करोड़ से अधिक 35 अचल संपत्तियां जब्त की हैं। ईडी की जांच में पता चला है कि पीएफआई के सिंगापुर, सऊदी अरब समेत कई खाड़ी देशों में 13,000 से ज़्यादा सक्रिय सदस्य हैं, जिन्हें लक्ष्य निर्धारित कर धन इकट्ठा करने का काम सौंपा गया था और विदेशों से जुटाई गई इस धनराशि को आतंकवादी और गैर कानूनी गतिविधियों के लिए पीएफआई और उसके पदाधिकारियों के हवाले कर दिया गया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और इस लिखे पत्र पर बीजेपी ने पलटवार किया है। तमिलनाडु बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट नारायणन थिरुपति ने सोशल मीडिया पर एमके स्टालिन को घेरते हुए लिखा कि साल 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार के दौरान तमिलनाडु सहित पूरे देश में यही हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता था। उस समय भी भारत के संविधान ने किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया था। इसमें डीएमके भी शामिल थी। तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब इन अन्य भाषाओं का अपमान किया गया? आपको बता दें, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा था कि गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी भाषा पर आधारित कार्यक्रमों से बचा जा सकता है। और इस मामले पर तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल और भाजपा नेता डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन ने तमिलनाडु सरकार पर मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। For the past so many years it has been celebrated, and when UPA government was also, when DMK was a part of it, was also it was celebrated. So now I am asking the DMK wing, student wing, will they go and agitate in front of the private schools, particularly owned by the family members of our chief minister, where 3 languages are taught? So they are just politicizing, dramatizing the issue, and again they want to bring back the Hindi issue, which the people are not for that. A study says that the Hindi Prachar Sabha released a statement saying that large number of youngsters from Tamil Nadu are willing to study Hindi. And one word in the Twitter of our Honorable CM says, celebrating Hindi is degrading the local language. It is not. Tamil is a great language, and it always cooperates with the other language. It takes the other language as a friendly language, and they are only politicizing. दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 31वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर बुजुर्गों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और देखभाल पर 1 दिवसीय कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एनएचआरसी के सभी अधिकारी मौजूद रहे। देखते हैं हमारे संवाददाता धीरज कुमार की खास रिपोर्ट। एनएचआरसी के 31वें स्थापना दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि देश का बंटवारा, आपातकाल और 1984 के सिख दंगे कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो स्वतंत्रता की नाजुकता की याद दिलाती हैं। उपराष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि दूसरों के अधिकारों की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। On June 25, 1975, the then Prime Minister Indira Gandhi, in a brazen display of dictatorial mindset, strangled the soul of our democracy by imposing emergency on the nation, resulting in violation of human rights. Lakhs of people were thrown behind the bars for no fault of their own, and the voice of the media was silenced. And judiciary at the apex level failed as never before. आयोग ने भारत में बुजुर्गों की सुरक्षा,
सुरक्षा अधिकारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें वृद्धजनों की बढ़ती आबादी, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सुरक्षा पर गहन चर्चा हुई। आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2050 तक 60 साल से अधिक आयु के 30 करोड़ बुजुर्ग होंगे। आयोजन में जोर दिया गया कि ये बुजुर्ग हमारे लिए बोझ नहीं बल्कि हमारी संपदा है। तो वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ने की वजह से दो चीज़ है कि एक तो उनकी जीवन एक अच्छा बने, वृद्धावस्था में उनका जीवन अच्छा बने, और दूसरा है कि उनका उपयोग किया जाए। उनके पास बहुत नॉलेज है, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास बहुत से विजडम है, उसको हम लोग उपयोग करें। आंकड़े हैं कि पिछले एक वर्ष में एनएचआरसी ने 68,867 मामलों का निपटान किया। बात बुजुर्गों की करें तो दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक कुटुंब ऐप के जरिए वृद्धजनों का पंजीकरण, उनकी स्वास्थ्य देखभाल से लेकर सुरक्षा कवच के रूप में दिल्ली पुलिस ने अहम भूमिका निभाई है। एनएचआरसी ने इतना अच्छा फोरम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा है फॉर राइट्स ऑफ ओल्डर पर्सन्स। ये अच्छा मौका था जब हम अपने इस कुटुंब ऐप के बारे में सबको बताएं, और मैं तो चाहूँगी कि सारे देश में इस तरह का जो पुलिसिंग है वो शुरू हो, जहाँ पे एटलीस्ट सीनियर सिटीजन्स के बारे में हम फिक्र करना शुरू करें। जैसे कि बताया गया कि बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ने वाला है, और ज़्यादातर जब फीमेल्स जो हैं वो अकेली रहती हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। वृद्धजनों के अधिकारों के अलावा एनएचआरसी ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए अनवरत कार्य किया है। 31 वर्षों के सफर में 23 लाख से अधिक मामलों का निपटान आंकड़े भर नहीं, सफलता की कहानी है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। संगीत नाटक अकादमी 16 से 21 अक्टूबर तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव का आयोजन कर रहा है। इस 6 दिवसीय महोत्सव में विभिन्न देशों के कलाकार, विद्वान और आलोचक शामिल हो रहे हैं। इस महोत्सव के तीसरे दिन भारत के विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नृत्य भक्ति और प्रेम प्रकट करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान पायो जी मैंने राम रतन धन पायो गीत को भी गुनगुनाया, जिससे दर्शकों में उत्साह फैल गया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हम डांस के माध्यम से शरीर को साधने का काम करते करते, मन को साधने का काम करते करते, हम मेडिटेशन के माध्यम से हम उस परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने भी उदाहरण दिया कि मीरा उसमें से एक है, जिन्होंने डांस के माध्यम से और परमात्मा को प्राप्त करना या अपने आप को पहचानना या शरीर, मन और बुद्धि और आत्मा को एक लय में करना, ये मीरा ने बखूबी किया है। ये उसके जीवन का सार है। असम पुलिस द्वारा राज्य अपराध समीक्षा बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई। इस बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त अधीक्षक शामिल हुए। समीक्षा में राज्य भर में अपराधों की जांच और अभियोजन में महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला गया। आंकड़ों में असम में चार्जशीट दाखिल करने का दर बढ़कर 66.09% हो गया है, जबकि कन्विक्शन रेट यानी सजा की दर लगातार बढ़कर 22.22% हो गई है। समीक्षा में इस विशेष मुद्दे पर प्रकाश डाला गया कि पिछले 6 वर्षों में प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर में भारी कमी आई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने देवरिया कचहरी में नवनिर्मित बहुमंजिला बार भवन का लोकार्पण किया। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जन भावनाओं का सम्मान करना सभी का कर्तव्य है। इस मौके पर राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम भी मौजूद रहे। देवरिया में जनपद मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ता भवन के लोकार्पण समारोह के अवसर पर मैं देवरिया जनपद के सभी अधिवक्ताओं को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय अपने वरिष्ठ मंत्री कृषि मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि उनके प्रयासों से जो भवन बनकर के तैयार हुआ है, उसका विधिवत लोकार्पण हुआ। ये केवल अधिवक्ताओं के हितों के लिए है, और मैं इसलिए और बधाइयां देता हूं कि आदरणीय शाही जी ने जिस ढंग से प्रयास करके इसको बनाया और बनाने के बाद आज मुझे बुलाया, मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। आईएनएस शार्दुल ने 16 अक्टूबर को पोर्ट रशीद, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात की अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण यात्रा संपन्न की। ये यात्रा भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुई है। आईएनएस शार्दुल के समुद्री प्रशिक्षुओं ने नौसेना अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी और यूएई नौसेना जहाज के संगठित दौरों में भाग लिया, जिससे ज्ञान साझा किया गया और प्रशिक्षण प्रथाओं पर चर्चा का अवसर मिला।
संयुक्त प्रशिक्षण सत्र, योग गतिविधियां और मैत्रीपूर्ण खेल कार्यक्रम इस यात्रा के मुख्य आकर्षण रहे। INS शार्दुल के कार्यक्रम के दौरान UAE सेना के कर्मियों, अधिकारियों, राजनयिकों और भारतीय समुदाय के प्रतिष्ठित सदस्यों ने हिस्सा लिया। भारत मंडपम में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस का समापन हो गया है। इस अवसर पर भारत मंडपम में मोबाइल नेटवर्किंग और ट्रांसमिशन से जुड़े सम्मेलन आयोजित किए गए। साथ ही भारत के लिए AI किस तरह बेहतर है, इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस का समापन हो गया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय AI मानक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन जिम्मेदार, सुरक्षित और समावेशी AI मानकों पर काम करने के लिए अग्रणी विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। ITU, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन और अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में तमाम विशेषज्ञों ने माना कि भारत के पास AI में अग्रणी रहने की सभी संभावनाएं मौजूद हैं। I firmly believe that together we can make AI for good real, and we can make it concrete for Jayatri, for Melissa, and for people right across India, the region, and the whole world. अंतर्राष्ट्रीय AI मानक शिखर सम्मेलन के समापन कार्यक्रम के रूप में AI फॉर गुड इम्पैक्ट इंडिया पहली बार भारत में आयोजित किया गया। यह ज्ञान साझा करने और AI प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसके माध्यम से AI समाधानों का प्रदर्शन हुआ, ब्रेन मशीन इंटरफेस के फीचर डेमो पेश किया गया और मजबूत AI मानकों को बढ़ावा दिया। इस दौरान WPC और WMO फील्ड ऑफिसर मीटिंग का भी आयोजन किया गया। Many student satellites of small sizes, the CubeSat size satellites being launched into the orbit. So that gave a lot of enthusiasm and interest to the student community, and to undertake these kind of topics in the university to pursue, study the space systems, space applications, build the system, and hands have the first-hand experience in this field. AI की बढ़ती प्राथमिकता के बीच विश्व लगातार नए बदलावों को देख रहा है। ऐसे में भारत भी भविष्य में AI की आवश्यकताओं और चुनौतियों के बीच नए नवाचार कर रहा है, जिसे वैश्विक मंचों पर सराहा भी जा रहा है। डॉक्टर चंद्रशेखर, DD न्यूज। इजराइल ने हमास के चीफ याह्या सिनवार को मारकर बड़ी कामयाबी हासिल की है। याह्या सिनवार के मरने की खबर से इजराइल के लोग सड़कों पर उतर आए और जश्न मनाने लगे। कम उम्र में ही कट्टर हिंसक गतिविधियों में संलिप्त हमास का प्रमुख याह्या सिनवार 7 अक्टूबर 2023 के इजराइल पर हुए जघन्य आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड था और लगभग 1 साल बाद उसे इजराइल ने ढेर कर दिया है। आइए जानते हैं कि कैसे याह्या सिनवार को इजराइल ने अंजाम तक पहुंचाया। पूरे 1 साल गाजा की खाक छानने के बाद आखिरकार इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 के आतंकी हमले के सबसे बड़े गुनहगार याह्या सिनवार को ढूंढकर खत्म कर दिया। 7 अक्टूबर के हमले में लगभग 1200 बेगुनाह लोगों की मौत हुई थी। घटना के बाद से ही सिनवार गाजा में फैले हमास के सुरंगों के नेटवर्क में छिपता आ रहा था, लेकिन बुधवार को उसकी मौत उसे बाहर खींच लाई। इजरायली सेना की एक टुकड़ी रफाह में सामान्य गश्त पर थी, तभी उसकी मुठभेड़ 3 आतंकियों से हुई। इजरायली सैनिकों ने उनका पीछा किया तो वो आसपास की इमारतों की आड़ में मोर्चा लेते दिखे। इनमें से 2 आतंकी ढेर कर दिए गए, जबकि तीसरा घायल अवस्था में भागकर एक इमारत में घुस गया। इसके बाद इजरायली सेना ने ड्रोन भेजकर उसे लोकेट किया। ड्रोन कैमरे में वो आतंकी एक कुर्सी पर बैठा दिखाई दिया। उसने पास से एक छड़ी उठाकर ड्रोन पर मारने की भी कोशिश की। इसके बाद इजरायली सेना ने गोला दागकर उस आतंकी का काम तमाम कर दिया। यहां तक सब कुछ आम से सैन्य ऑपरेशन जैसा था, लेकिन जैसे ही इजरायली सैनिक पास पहुंचे तो उन्हें इस तीसरे आतंकी की शक्ल हमास सरगना याह्या सिनवार से हूबहू मिलती जुलती लगी। शक की पुष्टि के लिए शव की जांच होनी थी, लेकिन मलबे की वजह से पूरी बॉडी को तुरंत निकालना संभव नहीं था। इसलिए इजरायली सेना ने एक फैसला किया। उन्होंने शव की एक उंगली काटकर इजराइल भेजी, जहां डीएनए मिलान के बाद साबित हो गया कि मरने वाला सिनवार ही है। इसके बाद आनन फानन में भारी सुरक्षा के बीच सिनवार का शव इजराइल लाया गया। सिनवार के मरने की खबर से इजराइल के लोग सड़कों पर निकल आए और जश्न मनाने लगे।
उधर पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी देश को संबोधित किया और कहा कि सिनवार की मौत युद्ध के अंत की शुरुआत है। 2.5 महीने में अपने 2 प्रमुखों को गंवा चुका हमास सिनवार की मौत से सन्नाटे में है। उधर जानकारों का मानना है कि सिनवार की मौत 1 साल से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष में इजराइल की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। 16वें ब्रिक्स समिट की अगुवाई इस बार रूस के हाथों में है। रूस के कजान में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 से 24 अक्टूबर को आयोजित किया जा रहा है। इससे पूर्व रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2 दिवसीय ब्रिक्स आर्थिक मंच की स्थापना की। उन्होंने ब्रिक्स आर्थिक मंच में आए विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों और सदस्य देशों को संबोधित किया। उन्होंने वैश्विक जीडीपी में ब्रिक्स देशों की हो रही लगातार वृद्धि की सराहना की। रूसी राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि G7 समूह को पछाड़ने के बाद अब ब्रिक्स वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और अब बात क्रिकेट की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच बेंगलुरु में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट पर 231 रन बना लिए। भारत अभी भी 125 रन पीछे है। भारत का पहला विकेट यशस्वी जायसवाल के रूप में गिरा, जो 35 रन बनाकर आउट हुए। वहीं कप्तान रोहित शर्मा का विकेट भी 52 के स्कोर पर सामने आया। रोहित शर्मा का विकेट एजाज पटेल ने हासिल किया। हालांकि इसके बाद विराट कोहली और सरफराज खान के बीच शतकीय साझेदारी देखने को मिली और दोनों बल्लेबाजों ने तेजी के साथ रन बनाए। दिन का खेल खत्म होने तक इससे ठीक पहले विराट कोहली का विकेट सामने आया, जो 70 रन बनाकर पवेलियन लौटे। वहीं सरफराज खान 70 रन बनाकर पिच पर डटे हुए हैं। और इससे पहले न्यूजीलैंड की पहली पारी 400 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। टेस्ट मैच के तीसरे दिन न्यूजीलैंड ने अपने दूसरे दिन की स्कोर 3 विकेट पर 180 रन से आगे खेलना शुरू किया। न्यूजीलैंड की ओर से रचिन रविंद्र ने शानदार पारी खेली। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया। रचिन ने 124 गेंदों में शतक लगाने में कामयाबी हासिल की। रचिन रविंद्र 134 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे। रचिन रविंद्र का विकेट कुलदीप यादव ने लिया। भारत की ओर से कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने 3-3 विकेट हासिल किए। इससे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम अपनी पहली पारी में महज 46 रन पर सिमट गई थी। और भारतीय ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी ने WR शतरंज मास्टर्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। प्रतियोगिता के फाइनल में अर्जुन एरिगैसी ने फ्रांस के मैक्सिम वाचियर लाग्रेओ को शिकस्त दी। अर्जुन ने खिताब पर कब्जा जमा लिया है। मैच के दौरान एरिगैसी ने अपने लय को बरकरार रखा और शानदार खेल दिखाते हुए जीत दर्ज की। और भारतीय ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी ने WR शतरंज मास्टर्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। प्रतियोगिता के फाइनल में अर्जुन एरिगैसी ने फ्रांस के मैक्सिम वाचियर लाग्रेओ को शिकस्त दी और खिताब पर कब्जा जमाया। मैच के दौरान एरिगैसी ने अपने लय को लगातार बरकरार रखा और शानदार खेल दिखाते हुए जीत दर्ज की। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की है। यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने पूजा अर्चना की। यात्रा की शुरुआत जिला स्कूल ग्राउंड से हुई। यात्रा 22 अक्टूबर तक चलेगी। बिहार में हिंदुओं को संगठित करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को सीमांचल में हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने अपनी यात्रा उस भागलपुर जिले से शुरू की जहां 1989 में दंगे हुए थे और बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। शुक्रवार को तय कार्यक्रम के तहत गिरिराज सिंह के साथ उनके सैकड़ों समर्थक पहले शहर में स्थित बूढ़ानाथ मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद केंद्रीय मंत्री जिला स्कूल मैदान पहुंचे, जहां से रथ को रवाना किया गया। इस मौके पर गिरिराज सिंह ने कहा कि ये यात्रा हिंदुओं के स्वाभिमान, सुरक्षा और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। इसका मकसद हर हिंदू को अपनी पहचान और सुरक्षा के प्रति जागरूक करने को लेकर है। ये यात्रा किसी राजनीतिक दल का नहीं है, लेकिन इस यात्रा में चल रहे हैं आरजेडी के हिंदू, कम्युनिस्ट के हिंदू, भारतीय जनता पार्टी के हिंदू, जदयू के हिंदू, एलजेपी के हिंदू चल रहे हैं। ये हिंदुओं की यात्रा है, अपने अस्तित्व को बचाने की यात्रा है।
हिंदू स्वाभिमान यात्रा के तहत गिरिराज सिंह के साथ आचार्य दीपांकर जी महाराज भी मौजूद रहे। उन्होंने इस मौके पर लोगों से बड़ी संख्या में यात्रा में शामिल होने की अपील की। एक ये अकेली यात्रा निकली है जो निकली है हिंदुओं को जोड़ने के लिए। अब ऐसी यात्रा में भी हिंदू साथ नहीं देगा तो चलेगा कैसे? पहले कहते थे कि कुंभकर्ण के बाद सबसे ज्यादा सोया है कौन? वो कहते थे हिंदू। अब मैं कहूंगा कि अब अपने लिए जाग चुका है कौन? तो आप कहेंगे हिंदू। इस बीच गिरिराज सिंह की यात्रा पर बिहार में राजनीति भी तेज हो गई है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि वह भारत सरकार के मंत्री हैं, लेकिन वो संवैधानिक व्यवस्था की शपथ लेकर भी धार्मिक विचारधारा को लेकर काम कर रहे हैं। उद्देश्यपूर्ण और जनता के हितों के लिए होना चाहिए और जनता के सवालों पर और जनता के मुद्दे पर होनी चाहिए। लेकिन गिरिराज सिंह जो यात्रा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं समाज को बांटने वाली यात्रा कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस यात्रा की शुरुआत भागलपुर से हुई है। ये यात्रा 19 अक्टूबर को कटिहार पहुंचेगी। इसके बाद 20 अक्टूबर को पूर्णिया पहुंचेगी। वहीं यात्रा 21 अक्टूबर को अररिया में रहेगी, जबकि 22 अक्टूबर को यात्रा किशनगंज में समाप्त होगी। हालांकि भाजपा और जेडीयू ने यात्रा से किनारा करते हुए कहा है कि ये उनकी निजी यात्रा है। गिरिराज सिंह की यात्रा पहले चरण में 4 दिनों तक चलेगी। 22 तारीख को किशनगंज में खत्म होगी, लेकिन इस यात्रा का हिंदुओं पर कितना असर होता है ये वक्त ही बताएगा। डीडी न्यूज़ के लिए भागलपुर से मधुरेश नारायण। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।